अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। मुझे आप तमाम लोगों के मैसेजेस मौसूल होते रहते हैं जिनको मैं वक्त मिलने के साथ साथ रीड करता रहता हूं और आपको जवाब भी देता रहता हूं। एक भाई साहब हैं जो मुझसे नाराज़ हैं और कहते हैं कि सर जी हम आपको टेक्स्ट करते हैं, आप हमारा रिप्लाई देर से देते हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं अलबत्ता आप लोगों को जवाब ज़रूर लेट देता हूं, लेकिन आपको जवाब लाजमी देता हूँ। मेरी कुछ मसरूफियात ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं आपको उसी वक्त या उसी दिन जवाब नहीं दे पाता, मगर मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जवाब ज़रूर देता हूँ। और जहाँ तक अक्सर लोगों का ये कहना है कि सर जी हमें इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप अपने क्वेश्चन नोट करके रखें और आप लोगों को मैं तमाम क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। लेकिन ये है कि हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, तो हमें एक सीक्वेंस के साथ चलते रहना चाहिए ताकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, वो जो सेक्शन पढ़ रहे हैं, हमें उस पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझा दें, इस तरह हम किसी भी टॉपिक या किसी भी सेक्शन को कवर नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप इस बात को जहन में रखें, तमाम लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। और जिन क्वेश्चन के मैं लेक्चर्स दे चुका हूं, तो मैं आपको रिप्लाई में आपको उस क्वेश्चन का वीडियो का भी लिंक दे देता हूं और उस टॉपिक के बारे में नोट्स का भी लिंक दे देता हूं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, मैंने तमाम लोगों को रिप्लाई लाजमी देता हूं। ये और बात है, थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, तो मैं आप लोगों की तमाम मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मेरे साथ बरकरार रहेंगे। और फिर वही अगेन कि आप लोगों को अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब्सक्राइब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बेल आइकन दबाएं आप, ताकि आपको तमाम लेक्चर इजीली मिल सकें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा आज का लेक्चर ASOT। आइए देखते हैं कि ASOT ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नेम क्या है। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओटाइटर। आज के टॉपिक में हम देखेंगे ये क्या है, इसका असूल किन असूलों के तहत काम करता है और इनको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे प्रोसेस होता है, ये तमाम चीज़ें, और इसको हम रिजल्ट आउट कैसे करते हैं। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओटाइटर ये जो टेस्ट है ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होता है, उससे होने वाले इन्फेक्शन की तशखीस के लिए हम करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई असल में मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, लेकिन इनमें से जो एक ख़ास किस्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजन। ये ख़ास किस्म है स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजन, इंसानी जिस्म में दो मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन पैदा करते हैं। टॉक्सिन कहते हैं जहर को। असल में टॉक्सिन का मतलब क्या है, अगर आपके माइंड में है या नहीं है, मैं आपको बता दें। टॉक्सिन हर वो चीज़ टॉक्सिन होती है जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो। अब आप कहें जी उसने जहर पी ली, जहर क्या है, टॉक्सिन होती है। अब जहर है क्या चीज़, बजाते खुद जहर क्या चीज़ है। अब आप कहते हैं किसी ने जी नींद वाली गोलियां ज़्यादा खा ली, किसी ने वो दाने वाली गोलियां, किसी ने चूहे मार दवाइयां खा ली। वो तमाम मेडिसिन या जो टैबलेट्स होती हैं वो असल में इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, किसी ने पारा पी लिया, गंदम में जो पारा डालते हैं वो पी लिया, उसे हम टॉक्सिन कहते हैं। हर वो चीज़ जो इंसानी जिस्म के लिए या जिस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए नुकसान दे, तो हम उस चीज़ को उसके लिए क्या कहते हैं, ये चीज़ उसके लिए टॉक्सिन है, जहर है। अब आप लोग ने कभी सुनने में ये भी आया होगा कि जी जो चीनी है ये शुगर पेशेंट के लिए जी टॉक्सिन है। कैसे टॉक्सिन होगी, अब शुगर तो सभी के लिए फ़ायदा मंद होती है, तो जी शुगर पेशेंट के लिए कैसे, क्योंकि वो शुगर के मरीज़ को नुकसान देती है, इसलिए वो उसके लिए टॉक्सिन है। मैं यहाँ पे टॉक्सिन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा था। अब जी वो स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेंस जो दो किस्म के टॉक्सिन पैदा करता है, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एक टॉक्सिन का नाम है और दूसरा जो टॉक्सिन है उसका नाम है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। अब जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है उसके अंदर सलाहियत होती है जब वो इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। अब आपको पता है जब वो इंसानी जिस्म में दाखिल होगा तो उसके वो हमारा जिस्म है, हमारा जो इम्यून सिस्टम, वो इसको किस के तौर पे लेता है, एंटीजन के तौर पे लेता है। जब वो उसको एंटीजन के तौर पे लेता है, डिटेक्ट करता है कि जिस्म में कोई नई एंटीजन आ गई है, तो वो ऑटोमेटिकली
اس کے خلاف کیا بنانا شروع کر دے گا؟ اینٹی باڈیز بنائے گا، اور جو اینٹی باڈیز ہوں گی ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اینٹی اسٹریپٹولائسین او۔ اب یہ اینٹی اسٹریپٹولائسین او، اب اگر یہ جو ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اینٹی اسٹریپٹولائسین او پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض یا انسان کو جو انفیکشن ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اسٹریپٹوکوکائی کی وجہ سے۔ جی بالکل آپ صحیح سوچے کہ وہ ٹیسٹ اگر پازیٹیو آتا ہے تو کون سے بیکٹیریا؟ اسٹریپٹوکوکائی کی وجہ سے ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور اسٹریپٹوکوکس پائیوجن جو ہے، جو یہ خاص قسم کا ایک اسٹریپٹوکوکائی کی خاص قسم ہے، اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ کن کن بیماریوں میں انوالو ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ بعض اوقات یورینری ٹریک انفیکشن UTI کی وجہ بھی بن سکتا ہے، ساتھ تھروٹ، گلے میں درد، خراش وغیرہ، ریومیٹک فیور، آرتھرائٹس، جوڑوں میں درد وغیرہ، میننجائٹس، AR انفیکشن، اور اینڈوکارڈائٹس اور سیکلارڈ فیور۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کے اندر یہ اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے، یا اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں، ان میں سے کوئی ایک آدھی بیماری انسان کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے پرنسپل کی طرف۔ اگر ہم نے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہو تو یہ کس پرنسپل کے تحت یہ ریئیکشن ہوتا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ لیٹیکس پارٹیکل، لاسٹ میں آپ نے وہ پڑھا تھا RA فیکٹر، لیٹیکس ایک پارٹیکل ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹریپٹولائسین او سے کوٹ کر دیتے ہیں۔ جب یہ ہے، اب ہم کوٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اینٹیجن کی شکل میں آ جائیں گے۔ جب ہم اس کو مریض کے سیرم میں ملائیں گے، صاف ظاہر ہے یہ اینٹیجن ہے، اور مریض کے سیرم میں کیا موجود ہوگا؟ اینٹی باڈیز۔ بالکل آپ صحیح سمجھے، اینٹی باڈیز ہوگا۔ اینٹیجن اور اینٹی باڈیز اگر سیم ہوں گے، ان سے مطابقت ہوگی، ان کے اندر اگر اینٹی اسٹریپٹولائسین اینٹی باڈیز ہوں گی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ اگلوٹینیشن کرے گی، جس کی وجہ سے پھٹکیاں بن جائیں گی۔ اگر سیرم میں اینٹی اسٹریپٹولائسین او ہوگا تو کیا ہوگی؟ پھٹکیاں بن جائیں گی، اگلوٹینیشن ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، یہ تھا اس کا پرنسپل۔ آگے چلتے ہیں ہم اس کی ریکوائرمنٹس کی طرف۔ اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل ہمیں پیشنٹ کا سیرم چاہیے، جس کے اندر ہم نے یہ اینٹی اسٹریپٹولائسین او کو معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریجنٹ ہونا چاہیے، جو لیٹیکس پارٹیکل ہے جن کو ہم ریجنٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پازیٹیو اینڈ نیگیٹو کنٹرول آیا کہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ریجنٹ ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، کہیں ایکسپائر تو نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد بلیک کارڈ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور لاسٹ میں ووڈن سٹک جن کی مدد سے ہم نے مکس کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے پروسیس کی طرف۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس ٹیسٹ کو ہم کیسے کرنا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بلیک کارڈ کے اوپر 6 دائرے ہوتے ہیں۔ تو سب نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دائرے میں مریض کے سیرم کا ایک قطرہ ڈالنا ہے، دوسرے دائرے میں پازیٹیو کنٹرول کا ایک قطرہ، اور تیسرے دائرے میں نیگیٹو کنٹرول کا قطرہ۔ اب ان تینوں دائروں کے اوپر آپ نے ریجنٹ کا ایک قطرہ ڈالنا ہے، اور پھر الگ الگ سٹک کی مدد سے ان کو مکس کریں۔ 2 سے 3 یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک مکس کر سکتے ہیں۔ اور اگلوٹینیشن کو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ نوٹ کرنا ہوگا اگلوٹینیشن۔ اب آپ دیکھتے ہیں اگر پازیٹیو کنٹرول تو آٹومیٹکلی، کیونکہ وہ پازیٹیو ہے، پازیٹیو کنٹرول والا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہمیشہ اگلوٹینیشن وہاں پہ ہو جاتی ہے، نیگیٹو پہ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے رزلٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے اگر پازیٹیو کنٹرول کی طرح پیشنٹ والی جگہ، دائرہ جہاں پہ پیشنٹ کا ٹیسٹ تھا وہ پھٹتا ہے، وہاں پہ اگر اگلوٹینیشن ہوتی ہے تو ٹیسٹ پازیٹیو ہے، ادروائز نیگیٹو۔ اب اس ٹیسٹ کی جو ہمارے پاس ڈیڈکشن لیمٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 200 انٹرنیشنل یونٹ پر ml۔ اب RA فیکٹر کی ہمارے پاس تھی 8، ٹھیک ہے، اس کی اب ہمارے پاس ہے 200 انٹرنیشنل یونٹ پر ml۔ یونٹ دونوں کے ہی سیم ہیں۔ اب بعض اوقات کچھ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی مزید گہرائی چاہیے، اس ٹیسٹ اگر پازیٹیو آ گیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کوانٹٹی میں کتنا پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے پھر وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈائلوشن چارٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ ڈائلوشن چارٹ کے لیے میں نے آپ کو لاسٹ RA فیکٹر میں بھی بتایا تھا، اب بھی دوبارہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اگر کہیں پہ مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین بھی کر دوں گا۔ فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے؟ 6 ٹیسٹ ٹیوب لینی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے، ان 6 ٹیسٹ ٹیوبز کو لیبل کرنا ہے۔ لیبل کرنے کے بعد آپ نے پہلی 2 ٹیسٹ ٹیوب کے اندر 50 مائکرو لیٹر پیشنٹ کا سیرم ڈال دینا ہے۔ اب
नेक्स्ट स्टेप पे पहली 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर पेशेंट का सीरम डालने के बाद आपने क्या करना है कि जो पहली है उसको छोड़ देना है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी के अंदर 50 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन डाल देना है। ठीक हो गया। अब तमाम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 50-50 माइक्रोलीटर हमारे पास महलूल होगा, सिवाय टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के, उसके अंदर हमारे पास 100 होगा। वो कैसे 100 होगा? 50 पेशेंट का सीरम और 50 नॉर्मल सलाइन। अब आपने क्या करना है कि दूसरी टेस्ट ट्यूब में से 50 नॉर्मल सलाइन उठा के तीसरी में डालना है, फिर तीसरी से निकाल के चौथी में, चौथी से 50 नॉर्मल सलाइन निकाल के पाँचवीं में, और पाँचवीं से 50 माइक्रोलीटर नॉर्मल सलाइन निकाल के छठी में, और छठी से 50 माइक्रोलीटर महलूल या रिजेंट जो भी कहें आप उसको निकाल के ज़ाय कर देना। अब इन सब की जो है सिचुएशन हो जाएगी सेम। अब इनकी थोड़ी सी डाइल्यूशन बन गई है। अब जो पहले नंबर पे टेस्ट ट्यूब पड़ी है उसकी 1:1 की डाइल्यूशन है, जो दूसरे पे होगी वो उसका क्या था? हाफ था, 1:2। अब तीसरी जो है वो 2 का भी, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 का भी हाफ है, तो उसे क्या कहेंगे? 1:4। और इसी तरह जो चौथी है वो तीसरी का भी हाफ है, तो 1:8। और पांचवी चौथी का हाफ है, इसलिए ये उससे भी डबल हो जाएगी, 1:16। और छठी जो है वो पांचवी का भी हाफ है, तो साफ ज़ाहिर है ये उसका डबल हो जाएगी, 1:32। अब हमने क्या करना है, इनसे की मदद से टेस्ट करना है। जिस टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव आता है, अगर सपोज ये टेस्ट हम लगा रहे हैं, पॉजिटिव आता रहता है, आते आते ये चौथी टेस्ट ट्यूब के ऊपर पॉजिटिव आता है, और छठी चौथी पे पॉजिटिव आता है, और उसके बाद पाँचवीं पे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो फिर हमने क्या करना है? चौथी को पॉजिटिव देना है। चौथी के लिए हम कौन सा रिज़ल्ट देंगे? 1600। क्यों? पहले का 1:1 का जो रिज़ल्ट है वो है 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, और दूसरी टेस्ट ट्यूब के जो रिज़ल्ट है वो है 400। और तीसरी के लिए, तीसरी का क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। जी जी हाँ बिल्कुल, 800। और चौथी का उससे डबल है तो वो 1600। और चौथी के बाद पाँचवीं में जब आते हैं वो उसका डबल है, तो 3200। जी हाँ, 32,000, बिल्कुल सही। और इसी तरह अब लास्ट 6 में अगर वो लास्ट वाली पे भी पॉजिटिव आता है तो 6400 हम इसका रिज़ल्ट देते हैं। ज़्यादातर अगर आपको पास अगर कोई मार्केट किट है तो उसके अंदर ये डाइल्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट भी दी हुई होती हैं, वो फिर आपने उनके हिसाब से चलना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको लेक्चर के अंदर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में राइट कर सकते हैं। आपकी तमाम तर सवालात का जवाब दिया जाएगा। मेरी आप लोगों से वही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।